हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप 2027 में यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होने वाला है, ये बेहतरीन सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप भी 2027 में एग्ज़ाम देने वाले यानी कि आप 2027 में एग्ज़ाम देंगे, तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा, ये चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये जो मैं लेके आया हूँ, ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर का, जो कि 38 क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। और 38 लंग से जहाँ तक होगा आज मैं वहाँ तक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। आप अगर वीडियो में बने रहेंगे तो वीडियो में ही आप समझ जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहली क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। और यही जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव है ना, यही आपको बिहार टॉपर के एक कुर्सी आपके अपने हाथ में दिला सकता है। तो बस आप ये क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझिए और बेहतरीन तरीके से अपने दिमाग में उतारने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आप समझ जाएंगे ना, तो सारा चीज़ आप समझ जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 है, तो इसका क्या अर्थ है। यानी किसी व्यक्ति है, यानी कोई व्यक्ति है, उसका रक्तचाप कितना है, रक्तचाप 120/80 है। तो इसका अर्थ क्या, या मतलब इसका क्या अर्थ है, वो कह रहा है इसका पूछ रहा अर्थ क्या। देखिए 120 mmHg सिट्रोलिक दाब है। क्या है, 120 mmHg जो है यह कौन सा दाब है, तो सिट्रोलिक दाब है, जो हृदय के संकुचन के समय धमनियों में होता है। जो हृदय के संकुचन के समय कहाँ होता है, तो धमनियों में होता है। उसके बाद देखिए क्या करें, और 80 जो है 80 mmHg यह डायस्टोलिक दाब है। यह कौन सा दाब है, तो यह डायस्टोलिक दाब है। दाब है, जो हृदय के विभाषम के समय धमनिया में होता है। जो हृदय के कहाँ पे होता है, विभाषम के समय जो होता है धमनिया में होता है। देखिए इसमें क्या कर रहा था, 120 जो है वह सिट्रोलिक दाब है। यह सिट्रोलिक दाब है, 120 सिट्रोलिक दाब है। और 80 जो है यह डायस्टोलिक दाब है। 80 क्या है, तो यह डायस्टोलिक दाब है। अब इसको क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ इसमें बी क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए उच्च रक्तचाप से क्या हानियाँ हैं। यानी उच्च रक्तचाप से क्या हानि, आपको उच्च रक्तचाप किसी के अंदर है तो उसकी क्या हानियाँ। देखिए हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है, हृदय पर क्या पड़ता है, अधिक दबाव पड़ता है। और हृदयघात, हार्ट अटैक, स्ट्रोक तथा वाहिकाओं के फटने का खतरा बढ़ जाता है। रक्त वाहिकाओं के फटने का क्या होता है, खतरा बढ़ जाता है। देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन को क्या करें, उच्च रक्तचाप से क्या हानियाँ। यानी उच्च रक्तचाप किसी के अंदर है तो उससे क्या हानियाँ होने वाला है। यानी उच्च रक्तचाप किसी के अंदर है तो उससे क्या हानियाँ। देखिए हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है, यानी हृदय जो होता है उस पर क्या पड़ता है, अधिक दबाव पड़ता है। हृदय, हार्ट अटैक, स्ट्रोक तथा रक्त वाहिकाओं के फटने का खतरा बढ़ा देता है, क्या कहता है, बढ़ जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, जो अगले क्वेश्चन कह रहा है, वायवीय ऑक्सी तथा अवायवीय अनोक्सी शोषण में अंतर बताएं। यानी वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में क्या करें, अंतर पूछ रहे हैं। वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में क्या करें, अंतर। तो वायवीय शोषण को ऑक्सी शोषण भी कहते हैं और अवायवीय शोषण को अनोक्सी शोषण भी कहते हैं। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायवीय शोषण को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑक्सी, और अवायवीय शोषण को और किस नाम से जाना जाता है, तो अनोक्सी। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव में पूछेगा। देखिए इसका अंतर देखिए, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय शोषण जो है यह कहाँ होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जबकि अवायवीय शोषण जो होगा ऑक्सीजन की कहाँ पर होगा, अनुपस्थिति में होगा, जबकि अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें अधिक ऊर्जा 38 ATP प्राप्त होता है। इसमें अधिक ऊर्जा कितना, 38 ATP प्राप्त होता है। और इसमें कम ऊर्जा 2 ATP प्राप्त होता है। अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा होता है और अवायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को लिखना चाहेंगे तो कॉपी पर उतार सकते हैं, नहीं अगर क्लास में 1-2 बार देखेंगे ना तो आपको क्लास में ही समझ में आ जाएगा। देखिए मनुष्य में दोहरा परिसंचरण क्या है, यानी मनुष्य में जो दोहरा परिसंचरण होता है वह क्या है और इसका आवश्यकता क्या है, क्यों है।
देखिए पूछ रहा है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए जब रक्त एक चक्कर में हृदय से होकर 2 बार गुजरता है, जब रक्त जो होता है एक चक्कर में हृदय से 2 बार गुजरता है तो उसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। परिसंचरण कर देखिए जब रक्त में, फिर क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। जब रक्त में एक चक्कर में से हृदय होकर 2 बार गुजरता है, यानी जब कोई रक्त होगा उसमें एक चक्कर में से 2 बार हृदय गुजरता है तो उसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इसकी आवश्यकता क्या, देखिए यह शरीर को शुद्ध ऑक्सीनियुक्त रक्त की क्या करता है, पर्याप्त आपूर्ति करने तथा अशुद्ध और शुद्ध रक्त को अलग करने की आवश्यकता है। शुद्ध और अशुद्ध रक्त को क्या करना, अलग करने की आवश्यकता पड़ता है। तो देखिए और इसके क्वेश्चन क्या करें, अगले क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगले क्वेश्चन करें फेफड़ों की कोशिकाओं और विकाणु की तुलना कीजिए और संरचना एवं क्रियात्मक संभव है। संरचना एवं क्रिया के संदर्भ में यानी फेफड़ों की कोशिकाओं और विकाणु की तुलना कीजिए संरचना एवं क्रियाओं के किसमें, संदर्भ में। तो देखिए वृद्धि कार्य क्या कह रहे हैं, इसका कार्य क्या, कोशिका का कार्य क्या दिए, फेफड़ों में गैसों और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। कोशिका क्या करता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। और विकाणु जो उसका क्या करता है, ये गुर्दों में रक्त का छनन करके अपशिष्ट पदार्थों को हटाकर मूत्र बनाता है। यानी गुर्दों में रक्त छनन करके अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर हटाकर मूत्र बनाता है। तो इसको समझ गए। तो चलिए देखिए इसकी संरचना क्या करें। इसकी संरचना जो है, देखिए अब इसकी संरचना पढ़ते हैं। इसकी संरचना क्या करें, देखिए संरचना क्या करें, इसकी संरचना जो वो कह रहा है देखिए बहुत सी छोटी छोटी थैलोनुमा संरचना, पतली भीवी और अधिक सतह क्षेत्रफल, देखिए बहुत सी छोटी छोटी थैलोनुमा संरचना, पतली भित्ति और अधिक सतह क्षेत्रफल होता है इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, लंबी नलिकानु संरचना, गोलम्यूस और ट्यूब्यूलस अधिक सतह क्षेत्र वाला होता है। अधिक सतह क्षेत्र क्या होता है, वाला होता है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, देखिए इसका क्वेश्चन कह रहा है समानता इसमें क्या होता है। देखिए दोनों की संरचना एक ऐसी होती है, यानी दोनों की संरचना क्या होती है, ऐसी होती है कि इनका सतह क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, इनका सतह क्षेत्रफल अधिक होता है। यानी दोनों की संरचना ऐसी होती है कि इनका क्षेत्रफल अधिक होता है और इनका कार्य अधिक प्रभाव ढंग से हो सकते हैं। इसका अधिक ढंग से प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करें, अगले क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, रुके देखते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है, हाँ अगले क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिए मानव जो है ना, मानव वृक्क में मूत्र छनन, यानी मानव वृक्क में क्या होता है, मूत्र का कैसे छनन होता है। देखिए वृक्क के गोल मेरुल्स में रक्त का छनन होता है। यानी वृक्क के गोल मेरुल में रक्त का क्या होता है, छनन होता है। और उपयोगी पदार्थ क्या होता है, पुनः अवशोषित है। पुनः पदार्थ क्या होता है, पुनः अवशोषित हो जाते हैं तथा शेष अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और तथा शेष क्या होता है, शेष जो होता है ना, तथा शेष अपशिष्ट पदार्थ जो होता है मूत्र के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। मूत्र के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसे मानव वृक्क में मूत्र छनन किया जाता है। इसे मानव वृक्क में क्या किया जाता है, तो मूत्र छनन किया जाता है। उसके बाद ये पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, ये क्वेश्चन VVI है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये VVI क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से पढ़ के दिए। पौधों में उत्सर्जन कैसे होगा, ये पूछने का लायक है। देखिए क्या करें, पौधों रंध्रों और लेंटिसल्स द्वारा गैसीय अपशिष्ट बाहर निकालते हैं। गैसीय अपशिष्ट क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और कुछ अपशिष्ट पत्तियों, छाल और फलों में जमा होकर
उनके गिरने पर बाहर निकल जाते हैं। उनके गिरने पर क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब अगले क्वेश्चन क्या करें, अगले क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास। देखिए अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण उत्सर्जन, यानी इसमें 3 चरण। अमीबा है, अमीबा जो उसमें क्या कर अंतर्ग्रहण कर रहा है, पाचन कर रहा है और उत्सर्जन कर रहा है। या क्या कर रहा है, उत्सर्जन जो वो कर रहा है। तो इसको कह रहा है, उसको बताने के लिए देखिए अमीबा कुटपादों से भोजन को घेर कर ग्रहण करता है। अमीबा जो वो क्या करता है, कुटपादों से भोजन को घेर कर ग्रहण करता है। अमीबा क्या करता है, कुटपादों से भोजन को घेरता है और उसके बाद उसका ग्रहण करता है। उसके बाद भोजन रिक्तिका में पाचन होता है। भोजन कहाँ पाचन होता है, तो रिक्तिका में पाचन होता है और पोषक पदार्थ अवशोषित हो जाते हैं। पोषक पदार्थ क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं तथा अपचित भोजन कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर निकल जाते हैं। और अपचित जो होता है यानी दूषित पदार्थ जो होता है भोजन कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर निकल जाता है। भोजन कोशिका झिल्ली द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। उसके बाद क्या करें, 45 नंबर क्या करें, रक्त क्या है, इसके 2 कार्य बताए। यानी रक्त जो होता है अपने हम लोग के अंदर जो खून होता है उसको क्या बोलते हैं, रक्त बोलते हैं। तो रक्त क्या है और इसके 2 कार्य, यानी इसका क्या 2 को काम ये क्या करता है। देखिए रक्त एक तरल संयोजी ऊतक। रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। ऑक्सीजन और पोषण पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है। यानी अपशिष्ट पदार्थ जो होगा उसको कहाँ तक पहुंचाएगा, उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है। अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए, रक्त और लसिका में क्या अंतर। ये भी क्वेश्चन VVI यानी कि VVI क्वेश्चन सब है। ये सब क्वेश्चन क्या VVI क्वेश्चन है। रक्त और वाहिनिका में क्या अंतर है, रक्त और वाहिनिका में क्या अंतर है, रक्त और वाहिनिका में क्या अंतर। देखिए रक्त क्या कहता है, लाल रंग का होता है। रक्त जो होता है लाल रंग का होता है। रक्त में RBC होते हैं। रक्त में क्या होते हैं, RBC। लसिका रंगहीन होता है। लसिका क्या होता है, रंगीन होता है और लसिका में RBC नहीं होते। लसिका रंगीन होता है, लसिका में तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद 47 क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कहाँ मिलता है। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कहाँ मिलती है। देखिए कार्बन ऑक्साइड वायु से रंध्र द्वारा क्या होता है, जल को क्या करता है, जल खनिज मिट्टी से जड़ों द्वारा प्राप्त होता है। जड़ों द्वारा क्या होता है, प्राप्त होता है। और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल आवश्यक है। यानी सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल क्या आवश्यक है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 48 नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और बेहतरीन तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन के जो कह रहा है, देखिए पत्तियों पर वैसलीन लगाने पर पौधा स्वस्थ रहेगा। यानी पत्तियों पर क्या करें, वैसलीन, यानी पत्तियां जो होता है उस पर वैसलीन लगाने पर पौधा क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए नहीं पौधा नहीं, या करेगा नहीं होगा। या पत्तियों पर हम वैसलीन लगाएंगे तो पौधा क्या होगा, स्वस्थ नहीं होगा। देखिए पौधा अधिक समय तक स्वस्थ नहीं रहेगा। यानी पौधा जो है अधिक समय तक स्वस्थ नहीं रहेगा जब हम वैसलीन लगाए रहते हैं, क्योंकि वैसलीन रंध्रों को बंद कर देती है। क्योंकि वैसलीन क्या करती है, रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है। जिससे गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, रुक जाता है। जिससे गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों के अनुकूलन, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों क्या करना, अनुकूलन करना। पत्तियों चौड़ी और पतली होती है। पत्तियाँ क्या होती है, चौड़ी और पतली होती है, जिससे अधिक प्रकाश निकलता है। जिससे क्या होता है, अधिक प्रकाश निकलता है और इनमें क्लोरोफिल तथा अनेक रंध्र होते हैं। इसमें क्लोरोफिल तथा क्या होते हैं, अनेक रंध्र होते हैं। उसके बाद कह रहा है वसा के पायसीकरण का महत्व। वसा के पायसीकरण का क्या करना, महत्व करना। पीत रस वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। यानी पीत रस जो होता है वो वसा को क्या करता है, छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है और इससे लाइपेस एंजाइम आसानी से कार्य करता है। इससे लाइपेस एंजाइम जो है क्या करता है, आसानी से कार्य करता है और वसा का पाचन सरल हो जाता है। और वसा का पाचन जो होगा वो क्या होगा, सरल हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन जो है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर 51 नंबर क्वेश्चन जो वो क्या कर रहा है, हाँ 51 नंबर क्वेश्चन जो वो कह रहा है, हृदय में, यानी कि हृदय जो है ना, हृदय यानी 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हृदय में 4 कक्ष होने का लाभ। यानी हृदय में कितने कक्ष होने का लाभ, 4 कक्ष होने का लाभ। 4 कक्षों के कारण शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो होता है ना, आपस में नहीं मिल पाते हैं। आपस में क्या होते हैं, आपस में नहीं मिलते हैं और इससे शरीर को अधिक
ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलता है, इससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन युक्त क्या मिलता है, रक्त मिलता है। और उसके बाद कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन जो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पौधों के लिए यानी कि पौधों जो है पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन क्यों महत्वपूर्ण, यानी पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए वाष्पोत्सर्जन जल और खनिज के लिए ऊपर की ओर परिवहन में सहायक होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन जल खनिज के ऊपर और परिवहन में सहायक होता है। और यह पौधे को ठंडा भी रखता है, यह पौधे को क्या रखता है, ठंडा भी रखता है। और ये पौधे को क्या रखता है, ठंडा भी रखता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर तैयार, अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो कि पत्तियों उत्सर्जन में कैसे सहायक, यानी पत्तियां जो उत्सर्जन में कैसे सहायक। देखिए पत्तियों अपशिष्ट पदार्थों को अपने भीतर जमा कर लेती है, पत्तियां जो अपशिष्ट पदार्थों को अपने भीतर जमा कर लेती हैं और पत्तियों से गिरने पर ये अपशिष्ट पदार्थ पौधों से बाहर निकल जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, पौधों से क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो पौधों से क्या निकल जाते हैं, तो बाहर निकल जाते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन समाप्त, आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी था 2 नंबर है, ये सब समाप्त हुआ। ये 2 नंबर में पूछेगा आपको और समाप्त हुआ। आप अगर हमारे पिछले वीडियो नहीं देखें तो जाकर पिछले वीडियो देख सकते हैं, और हो सके तो इस वीडियो को अच्छा लगे तभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आपके इसी लाइक और सब्सक्राइब मुझे अगले वीडियो बनाने का क्या करता है, प्रेरित करता है, यानी आकर्षित करता है आप लोगों की ओर। और मुझे खुशी मिलती है जब आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देते हैं, तो और अगले वीडियो बनाने का मुझे एक जज्बा मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।